अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है और टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल। इसमें हम देखेंगे कि सेल के बारे में सारा स्टडी करेंगे, डीपली सेल को ही देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी साख्तें पाई जाती हैं। उसके बाद ये है कि हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी कब बनाई गई और उसमें इजाफा कब किया गया। तो पहले जो सेल है उसको देख लेते हैं। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो ज़िंदगी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी लाइफ है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर उसकी सारी साख्तें बनाता है और फंक्शनल जितने भी उसके काम होते हैं लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारा जिम्मेदार कौन होता है? सेल। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है और क्या करता है? सारी एक्टिविटीज जितनी भी लाइफ की होती हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, कैरी आउट कर रहा होता है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कौन? सेल। कैसे? जैसा कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत बड़ी इमारत है और उस इमारत में जो इस्तेमाल होने वाली ईंटें हैं वो क्या है? सेल। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद सेल एंड फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी के सेल थ्योरी की जो अहम खसूसियात हैं, मखसूस खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर ज़रूर मुश्तमिल होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि न्यू सेल जो होते हैं, नए सेल वो बनते हैं, इराइज निकलते हैं फ्रॉम प्री का मतलब पहले एग्जिस्टिंग जो मौजूद थे सेल, जो पहले से मौजूद सेल थे उनसे नए सेल बनते हैं। फर्ज करें एक सेल पहले था फिर उससे नया सेल बना, अब ये वाला पुराना हो गया, प्री एग्जिस्टिंग हो गया। फर्ज करें ये है सेल न्यू, ये न्यू सेल है और ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इससे नया सेल बनते हैं। फिर अब ये वाला जो न्यू है इससे और सेल बनेगा तो फिर क्या होगा? ये जब इससे नया और सेल बनेगा तो ये फिर पुराना हो जाएगा और नया सेल मजीद आगे बनता जाएगा। इसी वजह से नए सेल बनते हैं किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बुनियादी। उसके बाद है एमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। एमर्जेंस का मतलब ये है कि सेल थ्योरी को बनाया कब गया और इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि उसमें इजाफा कब किया गया। उसके बाद है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल जो है इसकी जो एमर्जेंस और इम्प्लीकेशन है कि सेल को कब बनाया गया सेल थ्योरी को और उसमें इजाफा कब किया गया। इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि सेल को डिस्कवर कब किया गया। डिस्कवरी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये कब शुरू होती है? बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल। जैसे ही सेल जो है डिस्कवर हुआ उससे ही क्या हुआ? स्टडी ऑफ सेल शुरू हुई। क्योंकि अगर सेल को डिस्कवर नहीं किया गया तो उसकी सेल की स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा सेल क्या है। तो सबसे पहले उसको डिस्कवर किया गया। किसने डिस्कवर किया गया? किसने डिस्कवर किया उसको? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। हु रिपोर्टेड हिज वर्क, जिसने अपना काम क्या किया? शाये किया अपनी ही उसमें रिसाले में जिसका नाम था माइक्रोग्राफी। इन हिज फेमस पब्लिकेशन, फेमस मशहूर पब्लिकेशन रिसाले को कहते हैं। अपने ही मशहूर रिसाले में उसने क्या किया? उसको शाये करवाया जिसका नाम था इस रिसाले का माइक्रोग्राफिया। He prepared and studied thin sections of cork tissues under a self-made compound microscope. उसने क्या किया? उसने जो दरख्त की छाल होती है ना, अगर ये दरख्त है इसका जो तना है इसकी जो ऊपर वाली बारीक सी छाल होती है उसको इसने उतारा, दरख्तों की छाल को उतारा और फिर उसने क्या किया? उसको स्टडी किया। सेक्शन ऑफ कार्क। अब यहाँ पे कार्क टिश्यूज होते हैं जो क्या होते हैं? डेड होते हैं। अब उसने क्या किया? पहले इस छाल को उतारा, उसके बाद क्या किया? उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए। अब ये वाली फर्ज करें छाल है उसको फिर ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में तब्दील कर दिया। उसने सेक्शन बनाए इन छोटे छोटे कार्क टिश्यूज के। उसके बाद फिर क्या किया? उसने स्टडी किया अपनी ही बनी हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर।
कोई दूसरी यूज़ नहीं की, उसने अपनी ही एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना ली, उसके अंदर उनको स्टडी किया, उनका मुआयना किया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होती है जिसके अंदर 2 लेंस लगे होते हैं, ऐसी माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो भी उसने खुद बनाई थी। उसके बाद के इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसने ऑब्जर्व क्या किया था इस कार्क टिश्यूज में जो इसने सेक्शन बनाए थे। अब इसने ये कहा कि कार्क जो होता है कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट विच ही टर्म्ड एज सेल। उसने ये कहा कि ये जो सेक्शन है, ये जो कार्क है, ये बना होता है माइन्यूट बहुत से, जैसा कि शहद की मक्खी के छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं। शहद की मक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो उन खानों की तरह उसने ये कहा कि ये जो सेल होते हैं ये भी ऐसे ही हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट कहते हैं कमरे को, खाने को। तो जिस तरह वो होता है शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, कमरे होते हैं, इसी तरह सेल भी ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे खानों से बना होता है। अब इस हुक के मुताबिक सेल जो है एम्प्टी स्पेस है बाउंडेड बाय थिक वॉल। अब इसने ये कहा कि ये जो एक सेल है, फर्ज करिए ये एक सेल है, ये जो है अंदर से बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो उसने ये कहा कि सेल जो है एम्प्टी स्पेस है जिसके इर्द गिर्द क्या है, एक थिक वॉल है, मोटी वॉल है। तो उसने इस चीज़ को नाम दिया कि ये एक सेल है। अच्छा, ये जो है मारूजी के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हुक था उसने किस पे स्टडी किया, कार्क टिश्यूज पे। कौन से टिश्यूज थे, मेरिस्टेमेटिक थे, कॉलन कैमा थे, स्क्लेरन कैमा थे या कार्क टिश्यूज थे। तो वो कौन से हैं, कार्क टिश्यूज। ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद ये है कि इसने ये कहा, जब इसने ये कहा कि ये एक छोटा सा कमरा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक एम्प्टी स्पेस है, तो इस पे इतना वर्क नहीं किया गया क्योंकि इसकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो भी इतनी आला नहीं थी, उसके अंदर ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं थी। तो सेल जो है उसके ऊपर इतना काम नहीं किया गया। वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज एडेड टू दिस आइडिया इन फॉलोइंग सेंचुरी। अब उसने काम कब किया, 1665 में काम किया। अब वो कौन सी सदी थी, 17वीं सदी थी। तो उसके बाद जो फॉलोइंग सेंचुरी थी, मतलब कि 18वीं सदी के ऊपर उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। फिर काम स्टार्ट हुआ बिगिनिंग 19 सेंचुरी में। अब मतलब कि जैसा कि 19 सेंचुरी कौन सी है, 1805। उस पर कौन आया, लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन जो है ये दूसरा साइंटिस्ट था, उसने इसके ऊपर इस जो काम था इस पर गौर करना शुरू किया। और ये कौन साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, जो बिलीव करता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनेट और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल। उसने ये कहा, ठीक है, उसने भी कंपार्टमेंट की बात की थी। इसने ये कहा कि ये वेसिकल या छोटे छोटे दानों की सूरत में सेल जो होता है मुश्तमिल होता है। अब उसने भी वैसे ही बात की कि सेल जो है छोटे छोटे वेसिकल, छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल होते हैं या इससे एराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इससे निकलते हैं। अब उसके बाद आया जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क 1809 में। उसने सिमिलर आइडिया को एक्सप्रेस किया, जाहिर किया। उसने ये कहा कि ठीक है, जो सेल होता है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट पर छोटे छोटे वेसिकल, छोटे छोटे दानों की शक्ल में होता है। फिर उसने ये कहा कि कोई भी जिस्म जो है उसके अंदर लाइफ नहीं होगी अगर, क्यों नहीं होगी, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज। अगर सेल जो है या जितने भी लिविंग पार्ट है वो सेल का हिस्सा ना हो, जब तक वो सेल का हिस्सा नहीं होंगे उसके अंदर लाइफ नहीं होगी। और इसी तरह नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज, या सेल के अंदर जितनी भी पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर ना बनी हो, तब तक वो सेल नहीं होगा, तब तक उसमें बॉडी जो उसमें लाइफ होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसने ये कहा था। उसने बस मतलब यही कहा कि जो सेल है, सेल का होना बहुत ज़रूरी है, अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। उसने सबसे पहले आकर न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया सेल के अंदर। उसने ये कहा अगर ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो उसने, जो रॉबर्ट हुक था,
उसके नज़रिए को गलत कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये कहा था कि जो सेल है वो एक एम्प्टी स्पेस है, अंदर से बिल्कुल खाली है, क्योंकि उसके पास इतनी माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं थी। लेकिन रॉबर्ट हुक जब आया उसने ये कहा कि नहीं, सेल खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, उसने ये कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी वजह से इस डिस्कवरी की वजह से जो हुक का आइडिया था वो गलत था। कौन सा आइडिया था कि सेल एम्प्टी स्पेस है, वो चेंज हो गया। इट वॉज लेटर इस्टेब्लिश दैट सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस। फिर इसी वजह से, क्योंकि इसने एडवांस काम किया, इसने प्रूफ के साथ काम किया, तो लेटर स्टडीज़ थी, जो बाद की स्टडीज़ थी, वो इस्टेब्लिश करती हैं कि सेल वाकई में एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। उसके बाद है एमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी के सेल थ्योरी जो है उसमें वो कब बनाई गई, एमरजेंस का मतलब कब बनाई गई। जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, इसमें दो साइंसदान आते हैं। जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, उसका नाम था थियोडर शमान, 1839 में उसने काम किया। और एक था जर्मन बॉटनिस्ट शलीडन, उसने काम किया 1838 में, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मतलब कि उन्होंने काम तो अलग अलग किया, लेकिन जो उनका काम था आगे जब दिया तो एक ही फॉर्म में दिया। केम आउट विद द थ्योरी कॉल्ड द सेल थ्योरी, फिर इसको नाम दिया उन्होंने सेल थ्योरी। मतलब ये दोनों ज़ूलॉजिस्ट भी और बॉटनिस्ट भी, शमान और शिलेडन, दोनों ने अलग अलग काम किया, फिर उसको एक ही नाम दिया सेल थ्योरी का। दे फाउंड दैट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट, उन्होंने ये कहा कि जो सेल होता है वो 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब वो बुनियादी हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले न्यूक्लियस है, उसके बाद अब न्यूक्लियस कैसे, फर्ज करें ये सेल है, अब सेल के अंदर उसने ये कहा कि न्यूक्लियस होता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है जो फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ऐसा फ्लूइड जो सराउंड करता है, इर्द गिर्द होता है न्यूक्लियस के। अब यहाँ पे सारा फ्लूइड है, सारा क्या है, एक माय है जो क्या करता है, तैर सकता है, हरकत कर सकता है। फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग है जो इसने इसको ढांपा हुआ है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल जो है, सेल वॉल, अच्छा कुछ जो जैसा कि प्लांट्स हैं, ये सिर्फ प्लांट्स में होती हैं, सेल वॉल भी होती है। दे सेल वॉल एंड एडिशनल स्ट्रक्चर, जो एक इजाफी स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, फर्ज करें ये तो थी। अब इसके इर्द गिर्द एक और वॉल भी आ जाती है, इसको कहते हैं सेल वॉल। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस के साथ काम किया। उन दोनों साइंसदानों ने ये कहा कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, उसके बाद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फ्लूइड, जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल लेयर होती है जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल जो होता है ये ऑब्जर्व किया गया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में, दोनों ऑर्गेनिज्म में। लाजमी नहीं कि सिर्फ प्लांट्स में या फिर फंजाई में या बैक्टीरिया में ही इसको ऑब्जर्व किया गया, लेकिन इसको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल में ऑब्जर्व किया गया। इस थ्योरी के मुताबिक, सेल थ्योरी के मुताबिक जो शलीडन और शमान ने पेश की थी, ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनके बने होते हैं कि अगर वो ठीक है, उनमें सेल भी है और सेल से बनी हुई चीज़ें भी मौजूद हों तो वो क्या होगा, सेल होगा, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर वो उसमें सेल भी नहीं है, लिविंग सेल प्रोडक्ट्स भी नहीं है, सेल से बनी हुई चीज़ें भी नहीं है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। सेल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है? मोस्ट फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी, जितने भी वो होते हैं बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन होती है बायोलॉजी में, वो सेल थ्योरी की वजह से होती है। वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, इसका बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। वाइड रेंजिंग मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद है कि जैसे जैसे सेल थ्योरी जो है प्रेजेंट की गई, मैनी डिटेल्स वर स्टडीड, क्योंकि इस पे जब वक्त गुजरता जाता है तो एडवांस चीज़ें डिस्कवर होती जाती हैं
तो सेल थ्योरी के ऊपर भी जब काम किया गया तो पहला जो काम था हुक का वो बहुत सिंपल था, उसके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एडवांस नहीं थी, उसने एक सिंपल सी बात कही थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो सेल थ्योरी में भी चेंजिंग आती गई, फिर उसमें बहुत सी डिटेल्स को स्टडी किया गया। एज अ रिजल्ट सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड। इस तरीके से सेल थ्योरी जो है मज़ीद बढ़ती चली गई, उसमें इजाफा होता गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्चू। 1855 में ये जर्मन फिजिशियन था। इसने क्या किया, हाइपोथेसाइज्ड दैट। अब हाइपोथेसाइज्ड मतलब उसने एक मफरूज़ा कायम किया, उसे यकीन नहीं था, उसने एक फ़र्ज कर ली बात कि ऐसे हो सकता है। दैट न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, के जो नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग का क्या मतलब है, जो पहले से मौजूद थे। फ़र्ज करें ये सेल है, ये पहले से मौजूद है, ये वन सेल है, ये पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग है। इससे क्या होगा, एक नया सेल बनेगा। अब इसकी डिवीजन होगी, इसकी डिवीजन होगी और इसके नतीजे में नया सेल बन जाएगा, न्यू सेल बनेगा। फर्ज करें उसको हमने नाम दे दिया 2 का। तो इस तरीके से उसने ये कहा, उसने एक फ़र्ज कर लिया, मफरूज़ा कायम किया कि जो नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, उनकी डिवीजन से बनते हैं। अब इसका जो वर्ड्स था, विर्चूज वर्ड्स, इसके जो वो थे अल्फाज थे वो क्या थे, ओमनेस सेलुला ई सेलुला, के जो सेल होते हैं वो सिर्फ सेल से ही बनते हैं। ओमनेस का क्या मतलब है, सिर्फ। सेलुला ई सेलुला मतलब सेल जो है वो सेल से ही बनते हैं और किसी चीज़ से नहीं बनते। इट वॉज कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये जो है कंट्रेरी का मतलब उसके मुखालिफ था, किस आइडिया के, ए बायोजेनेसिस के। ए बायोजेनेसिस का जो आइडिया था उसके बिल्कुल उलट था। अब ए बायोजेनेसिस क्या है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं एराइज निकलती हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्योंकि ये जो दौर था किसका था, विर्चू का, रुडोल्फ विर्चू का। इसने क्या किया था, मफरूज़ा कायम किया था। लोग जो थे वो भी क्या करते थे, चीज़ों को देखकर ऐसे कह देते कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एराइज होती हैं स्पॉन्टेनियसली, किससे, खुद ब खुद एराइज होती हैं नॉन लिविंग थिंग से। तो इस तरीके से कैसे, फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ पड़ी होती है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा कि खजूरें हम रख देते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। तो अब खजूर जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग है, उसमें जो कीड़े निकल आते हैं वो क्या है, एक लिविंग है। तो इस तरीके से जब लोग ऐसे देखते थे तो वो कहते थे कि लिविंग थिंग्स जो है एराइज होती हैं खुद ब खुद। अब उसमें खजूर में हमने कुछ डाला तो नहीं, वो ऐसे खुद ब खुद निकल आए नॉन लिविंग थिंग से। जो मुर्दा चीज़ें हैं उससे ये जो लिविंग थिंग्स हैं उनका निकलना क्या कहलाता है, ए बायोजेनेसिस। तो फिर जो है इसका जो आइडिया था विर्चूज का वो इस ए बायोजेनेसिस के मुखालिफ था। वन ऑफ द प्रिवेलिंग मतलब उस वक्त के लोगों के जहन पे ये सवार था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से खुद ब खुद निकल आती हैं, वो उनके जहनों पे सवार था। प्रिवेलिंग मतलब उनके जो वो थे जहन पे छाया हुआ था। बट कंट्रोवर्शियल के, लेकिन ये भी नहीं था कि सारे लोग भी यही नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके उलट थे, जो ये कहते थे नहीं ये उस पे जो नॉन लिविंग होती हैं उससे लिविंग थिंग्स का निकलना इम्पॉसिबल है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद है लुईस पास्चर 1862। ये जो है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था ऑफ ऑल टाइम्स, मतलब कि इसने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि जब इसने ये कहा था कि जो सेल होते हैं, विर्चू ने ये कहा था कि सेल जो होते हैं सेल से ही बनते हैं, तो लोगों ने प्रूफ मांगने शुरू कर दिए कि हाँ हमें सबूत दो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर जो लुईस पास्चर था उसने क्या किया था, प्रूफ के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किए और लोगों को करके दिखाया कि ऐसा होता है। ही सप्लाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू विर्चूज हाइपोथेसिस। उसने जो विर्चू की हाइपोथेसिस थी, उसके जो विर्चू के ख्यालात थे, उसके जो मफरूज़े थे, उसके क्या किए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए, तजर्बा करके उसने सबूत दिए कि ऐसा होता है। बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब है लोगों को परफॉर्म करके दिखाया कि ऐसा होता है। दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया।
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, वो बन सकते हैं किससे? फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, जो पहले से मौजूद बैक्टीरिया थे उससे ये बन सकते हैं। उसने एक प्रूफ के साथ बताया था। उसके बाद लिविंग थिंग्स जो होती हैं, ओरिजिनल सेल थ्योरी एंड विट्रूस हाइपोथेसिस गेव अस वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जो ओरिजिनल सेल थ्योरी थी जो थियोडोर एस शवान ने पेश की, इसके अलावा जो विट्रू की हाइपोथेसिस थी, ये हमें बताती है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वर्किंग डेफिनेशन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती क्या हैं उसके बारे में बताती हैं। अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देम। इसका क्या मतलब है? लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, केमिकल चीज़ों से बनी होती हैं। अब वो कौन सी हैं? सेल से बनी होती हैं, और कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देम, और उनमें ये सलाहियत होती है कि वो उनको रिप्रोड्यूस कर सकें, उनमें क्या करें? वो अपने जैसे और सेल बना सकें। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है अगस्ट वाइजमैन 1880 में, उसने ये कहा कि जितने भी प्रेजेंटली लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी कॉमन ओरिजिन होती है। मतलब कि जो आज जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें आज मौजूद हैं, वो क्या काम करती हैं? उनके एक कॉमन ओरिजिन होती है। मतलब कि जो बनती हैं वो किस से बनती हैं? फर्ज करें ये है एक उनकी कॉमन ओरिजिन, जहाँ से ये बहुत सी चीज़ें एराइज हो रही हैं। उसने यही कहा कि जितनी भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं वो जो है एराइज होती हैं एक कॉमन ओरिजिन से। कॉमन ओरिजिन होती है उनकी, बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें बेसिक सिमिलरिटीज़ होती हैं। किस में? केमिकल कंपोजिशन में। मतलब कि जितनी भी इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है वो एक जैसी होती है, और इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे सेम होते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर सेल के अंदर या सेल से बाहर जितनी भी चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं उनमें भी क्या होती है? बेसिक सिमिलरिटीज़ मौजूद होती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी कॉमन ओरिजिन एक ही होगी। ऑल्दो दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स, हालांकि इनमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाता है लेकिन इनकी ओरिजिन सेम होगी। सेल्स आर बेसिकली केमिकल सिमिलैरिटीज। सेल्स में बुनियादी तौर पर केमिकल सिमिलैरिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है बुनियादी तौर पर। जैसे हमने कहा है कि इसकी कॉमन ओरिजिन है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वर्साटाइल, लेकिन इसमें इतना डिफरेंस भी नहीं होता। सेल इज़ नॉट ओनली स्ट्रक्चरल, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं है बल्कि आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ये फंक्शनल यूनिट भी है। सिर्फ ये स्ट्रक्चर को नहीं बनाता बल्कि जो जितने भी काम हो रहे होते हैं, फंक्शंस हो रहे होते हैं, उनको परफॉर्म करने का काम भी सेल का ही होता है। सो सेल थ्योरी इज यूनिफाइंग कंसेप्ट। यूनिफाइंग का क्या मतलब है? जब बहुत से कंसेप्ट को इकट्ठा किया गया तो ये पता चला कि सेल थ्योरी जो है एक ही चीज़ है, यूनिफाइंग कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट को मिलाकर एक ही चीज़ बनती है। उसके बाद है कि सेल एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल कैसे यूनिट है? सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? फर्ज करें ये सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर और भी बहुत सी साख्तें मौजूद होती हैं, उनकी डिवीजन ऑफ लेबर होती है, उनके काम करने की तकसीम होती है। जैसा कि एक स्कूल होता है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या करता है? उसको सारे अपने जो उसके स्टाफ होते हैं उसको काम बताता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, दूसरे को बताएगा आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्योंकि हर टीचर जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अब जो इंग्लिश का टीचर है वो बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, और बायोलॉजी का टीचर इस्लामियात या उसमें मुताला नहीं पढ़ा सकता, या उसमें फिजिक्स वाला जो टीचर है वो मैथ को ठीक है पढ़ा सकता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। इसी वजह से क्या होता है, हर एक की अपनी स्पेसिफिसिटी होती है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब इसी एग्जांपल को देख लें, जैसे कि स्कूल में होता है डिफरेंट सेल्स का मतलब हम डिफरेंट टीचर को ले लें, डिफरेंट टीचर हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और वो स्पेशलाइज्ड है फॉर डिफरेंट फंक्शन। बायोलॉजी का टीचर बायोलॉजी पढ़ाएगा, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाएगा, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश ही पढ़ा सकता है, और इस्लामियात का टीचर इस्लामियात
इसके अलावा जो पाक स्टडी है उसका टीचर पाक स्टडी ही पढ़ाएगा। तो उसमें क्या होती है, एक डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम करने की तकसीम होती है। इस तरीके से वो काम अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट दे दे कि हाँ आपने ये पढ़ाना, ठीक है वो पढ़ा तो देगा, लेकिन उसमें वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो इतना उस पर अबूर नहीं होगा बाकी सब्जेक्ट का, वो अच्छे से नहीं पढ़ा सकेगा। उसके बाद है फंक्शन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, कि जो एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसका काम क्या होता है। इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। अब जो हमारा सेल है, हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि सेल जो होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। फिर उसके बाद सेल जो होते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं, आर्गन सिस्टम मिलकर एक क्या बना देते हैं, होल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट सेल या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, मुख्तलिफ सेल हैं और सेल के हिस्से हैं। जब उनके सारे इंटरेक्शन और एक्टिविटीज मिलेंगी, सम मिल जाएंगी, तो उसके नतीजे में काम किसका होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है कौन सा सेल काम कर रहा है, हम यही कहेंगे कि ये एक पूरा इंडिविजुअल कर रहा है। अब उनमें एग्जांपल देख लें आप एनिमल्स में, जैसा कि मसल सेल है। मसल सेल का काम क्या होता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना। उसके बाद है नर्व सेल, ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को पूरे जिस्म में कंडक्शन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नर्व इम्पल्स को भेजते हैं। ग्लैंड सेल क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट्स करते हैं। रेड ब्लड सेल का काम ये होता है उसको ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। स्टोमिक सेल जो है मैदा, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, पानी होता है, म्यूकस होता है, इसके अलावा पेप्सिनोजिन। फिर उसके बाद जो है HCl और पेप्सिनोजिन मिलकर पेप्सिन बना देते हैं और ये खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके से स्टोमिक का काम ये हो गया। अब ये सारे जितने भी सेल हैं, मसल सेल है, नर्व सेल है, ग्लैंड सेल है, रेड ब्लड सेल है, स्टोमिक सेल है, इन सब के काम डिफरेंट है। अब ये तो नहीं कि स्टोमिक सेल जो है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। इसमें अगर स्टोमिक सेल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता भी है तो ये इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, दरअसल वो काम कर रहे होते हैं। अगर नर्व इम्पल्स जो है वो काम करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, तो इसमें रेड ब्लड सेल ये काम नहीं कर सकता। हर सेल की अपनी स्पेसिफिसिटी होती है, इनमें अपनी डिवीजन ऑफ लेबर होती है, वो दूसरे का काम नहीं कर सकता। उसके बाद है प्लांट्स में। प्लांट्स में कौन कौन से सेल होते हैं, जाइलम सेल है, ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। पानी और जो जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको जड़ों से लेकर कहाँ तक पहुँचाता है, पूरे पौधे तक, क्योंकि जो पानी होता है वो जड़ों से वो रूट हेयर्स के जरिए जज्ब करते हैं, मिनरल्स भी वहीं होते हैं, तो ये उसको पूरे पौधे तक पहुँचा देता है। फ्लोएम सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं फूड को, क्योंकि जो फूड होती है वो पत्तों में बन रही होती है और पत्तों से लेकर नीचे जितने भी हिस्से हैं उसको उस तक पहुँचाना किसका काम होता है, फ्लोएम का। स्क्लेरन कैमेटस सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्क्लेरन कैमा का लफ्जी मतलब होता है हार्ड, इसका क्या मतलब होता है, हार्ड। अब हार्ड है तो ये क्या करेंगे, प्लांट को सपोर्ट करेंगे, उसको सहारा देंगे। अगर इसमें हार्डनेस नहीं होती, इसमें सख्ती नहीं आती, तो जो प्लांट होगा वो मुरझा जाएगा और नीचे गिर जाएगा। उसके बाद है क्लोरन कैमेटस सेल्स, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जैसा कि क्लोरोफिल से आप देख लें, क्लोरोफिल होता है इसमें, तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करना, तो ये फोटोसिंथेसिस में काम करेंगे। पैरेंट कैमेटस सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, स्टोर सरप्लस फूड। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो इजाफी खुराक होती है। अब जब पौधा खुराक बना रहा होता है तो वो सारी की सारी खुराक इस्तेमाल नहीं कर लेता, बल्कि कुछ खुराक अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है। उसको खुराक को कहते हैं सरप्लस फूड या एक्स्ट्रा फूड, वो अपने अंदर जमा कर लेता है, लेकिन किसके अंदर, पैरेन्काइमेटस सेल्स। उसके बाद है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसको कैसे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, सेल होते हैं, इनमें तकसीम होने की एबिलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तकसीम होते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सो दे शो वेरिएशन इन शेप एंड साइज, क्योंकि इन सब का काम मुख्तलिफ होता है। जाइलम सेल स्क्लेरेनकाइमा का काम नहीं कर सकता और पैरेन्काइमा फ्लोएम का काम नहीं कर सकता। मेरिस्टेमेटिक
क्लोरन कायमा का काम नहीं कर सकता। मतलब ये है कि हर सेल का अपना ही एक स्पेसिफिक काम होता है, वो दूसरे का काम नहीं कर सकता, ना ही उसमें इतनी एबिलिटी होती है। तो जब ये काम ही मुख्तलिफ कर रहे हैं तो इनकी शक्ल और इनका साइज भी डिफरेंट होगा, उनमें वेरिएशन होगी। डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी, इस जो स्ट्रक्चरल है मतलब कि उनकी जो वो साख्तें हैं और उनके फंक्शनल डाइवर्सिटी है, उनके काम करने की भी जो वो है डाइवर्सिटी है, काम भी उनके मुख्तलिफ हैं, चीज़ें भी वो मुख्तलिफ तरह से बनी हुई हैं। इसके बावजूद ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ओरिजिन एक कॉमन होती है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी तो हैं। वो जो है उनकी केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी जो वो है एक ओरिजिन है वो कॉमन होती है। तो ये था सेल और सेल थ्योरी। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप का और सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।